नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यूपीपीसीएल टीजी2 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं कि 15 अगस्त से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास लाया जाएगा जो पूरा यूपीपीसीएल की तैयारी मात्र 1 महीने के अंदर में करवाया जाएगा। पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव और जो थ्योरी सेक्शन होता है सभी को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो यह क्लास 15 अगस्त से चलेगा। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो इसमें सही आंसर है, सही आंसर बताने का प्रयास करें। विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही। इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रवाहित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने हेतु विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? इकाई आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु को क्या कहते हैं? इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विभव, विशिष्ट प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत वाहक बल। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विभव। विभव भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। अगर इसका मात्रक पूछा जाता है तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। हम चर्चा करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम विभवांतर कहते हैं। लेकिन अगर विद्युत वाहक बल के बारे में पूछता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इसका वोल्ट होता है। और अगर जो है जो विद्युत वाहक बल होता है, यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो विशेष पॉइंट है इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, निम्न में से किसकी सामान्य तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोधकता है? इनमें से किसकी सामान्य तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोधकता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल जो होता है बच्चों, वो शुष्क सेल जो है लेक्लांसी सेल का एक संशोधित रूप होता है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। अगर हम इसका विद्युत वाहक बल के बारे में बात करते हैं तो 1.4 से 1.5 होता है। कितना होता है? 1.4 से 1.5 तक होता है। ये इसका ईएमएफ विद्युत वाहक बल होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो टार्च में, दीवार घड़ी में, विद्युत घड़ी में हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं। और 25 अगस्त 2020 से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के आया जा रहा है जो पूरा यूपीपीसीएल की तैयारी 1 महीने में बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। 2-2, 3-3 घंटे की क्लास रहेगी और बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी है तो उसके मध्य लगा बल होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी हो तो उसके मध्य में जो बल लगता है
उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यह क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा कूलाम के नियमानुसार यह बराबर के Q1 Q2/r²। अब कह रहा है दूरी आधी कर दिया जाए। दूरी को आधी कर दिया जाए तो अगर नीचे आर है, आर का मान जैसे आपको पता है यह बराबर क्या होता है? यह बराबर के Q1 Q2/r² होता है। तो अगर यहाँ पर जो ये आर का मान है, इस आर को मान को अगर आधी कर दोगे अर्थात 1/2 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। और जो ये 1/4 आएगा, जो यहाँ पर हमारा मान हमारा 1/4 हो जाता है, ये 1/4 जब इसके ऊपर चला जाएगा तो मान क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर एक ये चीज अभी आपको जानकारी रखना जरूरी है, के इजिकल टू क्या होता है? जो के का मान होता है कितना होता है? तो जो के का मान होता है 9 × 10 कितना होता है? 9 होता है। इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। आगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 92। 92 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना ये भी जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन अभी तक जो है 13 प्रकार के कृत्रिम तत्वों की संख्या प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। कितने? 13। 13 ये चीज़ आपको याद रखना है। इस प्रकार से कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल तत्वों की संख्या हमारी 105 हो जाएगी। लेकिन अगर मेंडलीव के अनुसार देखते हैं तो मेंडलीव ने क्या कहा है कि इनकी अधिकतम संख्या 108 हो सकती है। इनकी अधिकतम संख्या कितनी 8 हो सकती है? तो 108 हो सकती है। लेकिन अभी तक टोटल 115, लेकिन अभी तक टोटल 115 तत्व को खोजे जा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों विशेष यहाँ पर क्वेश्चन कैसे निकलता है कि जो है अगर ये पूछता है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तत्वों की संख्या कितनी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 92। अगर ये पूछता है कि अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं तो अभी तक जो है टोटल 115 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं। 13 प्रकार के तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? 105 हो गई है। लेकिन जो है मेंडलीव के अनुसार अगर कहता है तो अधिकतम संभावित तत्वों की संख्या कितनी होगी? तो 108 होगी। यहाँ पर हमारे 4-5 क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं। इसको सबको विशेष ध्यान में रख करके याद कर लीजिएगा। कॉपी में कहीं नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो आप गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई है। विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जूल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? जब दो समानांतर चालक जिनमें एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तब उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल होगा। तो कितना होगा? कैसा बल होगा? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। जब समानांतर चालक जिनमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक इधर को और दूसरा इधर को, विपरीत दिशा कह रहा है, विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने जाते हैं तब उनके द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल कौन सा होगा? इसमें दोस्तों प्रतिकर्षण बल होगा। इसमें कौन सा होगा? प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा यहाँ पर प्रतिकर्षण सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर विपरीत में है तो प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन अगर ये दोनों समान दिशा में चलते, ये दोनों समान दिशा में चलते तो इनके बीच आकर्षण बल लगता। कौन सा बल लगता? आकर्षण बल हमारा लगता।
यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है। एक विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परावर्तित होते रहते हैं। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किस धारा से संबंधित है। एक विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परावर्तित होते रहते हैं, यह कथन निम्न में से किस धारा से संबंधित है। तो इसमें जैसा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा। हाँ, इस दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं कि इसमें जो धारा का मान होता है वो कैसा होता है। प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चलता रहता है, इनका मान सही नहीं रहता, ये हमेशा समय के साथ इनकी दिशाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। लेकिन यहीं पर अगर दिष्ट धारा में पूछा जाता है तो दिष्ट धारा में एकदम सीधा जाता है, अर्थात यहाँ पर विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दर पर परावर्तित होती रहती है, अर्थात एक सीधी लाइन में बनती चली जाती है। तो यहाँ पर जो है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कह रहा है और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 15 अगस्त से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेकर के लाई जा रही है, जो विद गारंटी के साथ 1 महीने में 15 सितंबर तक यूपीपीसीएल का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। थ्योरी सेक्शन ऑब्जेक्टिव कोई सेक्शन 3 दोनों चलेगा। यहाँ पर आपको 3 क्लास दिया जाएगा और यूपीपीसीएल से संबंधित मैथ मतलब जो भी सिलेबस में है सब कुछ आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है निम्न में सबसे छोटा तत्व कौन सा है। इसमें से सबसे छोटा तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा तत्व इसमें से कौन सा है। एकदम सही दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रॉन हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा तत्व है, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं तो यह न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में अवस्थित होता है। नाभिक में अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, अर्थात ये आवेशहीन होता है और इनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, अर्थात कितना होता है 1.67 गुणे 10 की पावर कितना होता है -27 किलोग्राम होता है। और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम होता है। ये सब दोस्तों इतना विशेष पॉइंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा और इसमें से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। तो दोस्तों इस सेशन में टोटल हम इतना ही क्वेश्चन लेकर के आए थे। अगले सेशन में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।